और आज हम भूकंप की जो तीव्रता है उसके बारे में बात करेंगे और उनके कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आता है। और ऐसा नहीं हो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर भूकंप आ जाए तो हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमको जगह चेंज ना करनी पड़ जाए। और हम देखेंगे कौन सी जगह पर भूकंप आता है, फिर इसके क्या है विनाश क्या होता है, नुकसान कितना होता है, फिर क्या इसका भी फायदा भी है, यदि फायदा हो तो क्या फ़ायदा है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके आगे आता है सुनामी आता है, फिर सुनामी के बारे में बात करेंगे, सुनामी क्या होती है ना, वो कहाँ पर आती है, ज़्यादातर किस प्रकार आती है, क्यों आती है, इसके पीछे वजह क्या है, और समुद्र में आती है फिर समुद्र में क्यों आती है, स्थलखंड में क्यों नहीं आती है, सारी बात करेंगे क्योंकि है ना। और उसके बाद में होगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे, भाई ज्वालामुखी वो किस प्रकार आती है, पूरी पूरी सारी कंप्लीट डिटेल आज जानकारी देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूकंप की तीव्रता क्या है, मतलब कि जो भूकंप आता है वो विनाशकारी होता है, तेजी होती है, वो क्यों होती है इतनी, है ना, उसके बारे में देखते हैं। भूकंप की तीव्रता है ना, तीव्रता, भूकंप इतना तेज क्यों आता है। अब इसके सबसे बड़े कारण तो चट्टानी संरचना है, पहला कारण तो यही है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जो पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे चलती हैं। पी तरंगे वो ठोस और तरल द्रव तीनों में से चलती हैं, एस है वो केवल ठोस में चलती हैं, है ना। इसका मतलब ऐसी हर तरंग है जो वो ठोस में चल सकती है, लेकिन तरल जहाँ पर कमजोर चट्टान होती है वहाँ पर वो जो किया तरंगे तेज नहीं चलती। जब तरंगे तेज नहीं चलेगी तो भूकंप नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण हो गया भूकंप की तीव्रता। कैसे? अब चट्टानें देखते हैं, चट्टानें कैसी होती है ना। ये देखते चट्टानें, इस प्रकार चट्टान हो गई, इस प्रकार चट्टान हो गई, ये सारी चट्टान हो गई। अब क्या है, अब देखिए, अब ये सारी चट्टानें हैं और ये चट्टानें क्या ठोस है ना। तो जब यहाँ से मान लीजिए भूकंप उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि तरंगे यहाँ से उत्पन्न होगी, और जब यहाँ से तरंग उत्पन्न होगी या फिर कोई प्लेटें इधर उधर खिसकेगी या कहीं वजन होगा तो फिर भूकंप आएगा। और जब यहाँ से भूकंप स्टार्ट मतलब शुरू होगा, और यहाँ पर भी पूरी पूरी ये कठोर है, कैसी है, कठोर है, तो यहाँ पर क्या करेगा भूकंप तेजी से बाहर निकल जाएगा। ठोस अवस्था में चलता है, पी चलती है, इस तरह की ऐसे दोनों भी तरंगे चलती हैं। जब ये दोनों ही तरंगे चलेगी तो भूकंप तेज आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तरल अवस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कचरा वगैरह ज़्यादा है, कमज़ोर है चट्टानें, कहीं पर मैग्मा मतलब कि वो होता है ना, मतलब गिला सा कहीं पर है, कहीं पर पानी की जैसा लगता है, कहीं पर गैसों का थोड़ा आवरण ज़्यादा है, और भी कहीं जैसे कमज़ोर चट्टान है, इससे कठोर नहीं है, कमज़ोर है। जहाँ पर ऐसे है ना हाथ से भी उस पत्थर को मारते हैं क्योंकि वो टूट जाता है, थोड़ा से मारते टूट जाता है, उसका घनत्व अधिक नहीं है, कहने का मतलब ये है। इसका घनत्व अधिक है और इसका घनत्व कम है। जब इसमें क्या होगी, जब जो तरंग होगी है ना, पी तरंग होगी, एस तरंग होगी, वो यहाँ से निकल नहीं पाएगी। यहाँ पर जो सोच देख, जैसे अब एक गाड़ी होती है, अब गाड़ी क्या होती है, वो सड़क पर तो तेज चलेगी, रफ्तार बढ़ा देगी, और जब पानी का जैसे गड्ढा वगैरह आएगा ना, जो कीचड़ आएगा आएगा ना, और जब मिट्टी होगी, मिट्टी के अंदर वो कीचड़ होगा, तो उस कीचड़ में से गाड़ी नहीं निकल पाएगी। निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ से निकलेगी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और यहाँ से निकलेगी इसकी स्पीड कम होगी। तो यही बात होती है, चट्टानों में कुछ संरचनाएं होती हैं, और जिसके आधार कहीं पर भूकंप ज़्यादा आता है और कहीं पर कम आता है। ये भूकंप की तीव्रता का सबसे बड़ा कारण हो गया। आप अपने दिमाग है ना उसे लगा सकते हैं कि तीव्रता का कारण क्या है। आई बात समझ में? सबसे पहले कारण ये लिखना है, संरचना, है ना, 1 नंबर लगाना है। चट्टानी संरचना, संरचना। अब दूसरा कारण क्या है, अब वह दूसरा कारण वही है, तरंगों की तीव्रता, है ना, 2 नंबर। तरंगों की तीव्रता। अब ये क्या होता है, अब वो इसके अंदर जो ये बात थी चट्टानों की, है ना,
अब ये बात ही चटाने की। अब तरंगों की बात करेंगे जिसमें PSL तरंग होगी, लेकिन ये तरंगों की बात हो रही है। तरंगों का मतलब जब भूमि के अंदर से जब ये तरंगें निकलेगी, अब तरंगों की स्पीड का आयाम आप देख रहे हैं कि तरंगे हाँ किस स्पीड से निकल रही है और कितनी तेजी से निकल रही हैं, और इनके अंदर जो मैग्मा वगैरह होता है, जो स्पीड होती है, वो कितनी एक स्पीड वो अपनी रफ्तार बनाती हैं। जब जैसे एल तरंगे सबसे लेट तरंग आती है, वो सबसे ज़्यादा मतलब कि विनाशकारी होगी, है ना। और वो कहाँ पर आती है, तो ये भी तय करता है, जो तरंग होती है वो भी तय करती हैं कि भूकंप आना सबसे ज़्यादा कहाँ पर तय होगा। ये भी इसकी एक जगह है, वो वेरी एक मतलब इम्पोर्टेंट होती है इसके खुद के लिए, तरंगों के लिए। तब जब हमारे भूकंप की जब तीव्रता के बारे में देखा जाए, तो सबसे बड़ा कारण एक तरंगों की तीव्रता भी होती है। फिर तीसरा, भूकंप का मूल स्थान। भूकंप का मूल स्थान, अब ये क्या है भाई, हमारे भी दिमाग में आता है कि भूकंप होता है वो उसका मूल स्थान। अब एक बात सोचिए, है ना, ये जगह है, अब हमारी ये जमीन है, और हमारे यहाँ पर क्या मकान बना हुआ है। अब यहाँ से बड़ा बना था सही रहेगा, ये जगह होगी, अब वही होगी, है ना। अब यहाँ से कोई मतलब कि व्यक्ति मतलब कूदेगा, ऐसा कूदेगा नहीं नीचे, यहाँ से कूदेगा, तब इसके क्या लगेगी, लेकिन ठीक ठाक लगेगी। मान लीजिए 7-8 फीट का है तो लगेगी नहीं, या 10 फीट का होगा फिर लगेगी, पैर में दर्द भी होगा। और यही जगह इतनी मतलब कि ऊंचाई पर होगी तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा ना, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से कूदेगा तो उसके ज़्यादा लगेगी, क्योंकि अधिक ज़्यादा है ऊंचाई में है, तो इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण अधिक खींच रहा है। और हमारे यहाँ पर जब पृथ्वी के अंदर से क्या सिस्टम होगा, पृथ्वी के अंदर से सिस्टम यह होगा, जितना नीचा होगा, है ना, जितना नीचा होगा उतना ही जो भूकंप आएगा वो कम आएगा। आई बात समझे। और जितना ऊपर रहेगा उतना भूकंप अधिक आएगा। अब आपको पता है भूकंप 3 प्रकार के आते हैं, छिछले भूकंप, मध्यम भूकंप और गहरे भूकंप। छिछले भूकंप है वो 0 से लेकर 50 किलोमीटर तक आते हैं, और मध्यम भूकंप है वो 50 से लेकर 250 किलोमीटर आते हैं, और जो गहरे भूकंप है वो 250 से लेकर 700 से अधिक इस मतलब कि गहराई से आते हैं। ये 3 प्रकार के भूकंप होते हैं। अब मान लीजिए छिछले प्रकार वाला भूकंप आएगा, है ना, तो छिछले प्रकार भूकंप नॉर्मल से भूकंप आता है 50 किलोमीटर के आसपास, तो वो उसका जो नुकसान वो कम पहुंचाएगा। हम तीव्रता की बात करें कि तीव्रता कितनी तेज आएगी, किस प्रकार आएगी, और यही हागी मतलब कि ये भी 270 से नीचा होगा, तो फिर ये अधिक नुकसान पहुंचाएगा ना। ये आपको पता है, ये भी भूकंप का मूल स्थान भी निर्धारित करता है ना। ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। 4 नंबर लेते हैं। 4 नंबर, पर्यावरण। यह क्या होता है, अब एक जमीन लेते हैं। आप सबको पता है भूकंप ज़्यादातर समुद्र में आते हैं, ये तो आप सबको पता है ना, और सबसे कम भूकंप वो स्थल खंड में आते हैं। अब इसके पीछे वजह भी काफ़ी है। अब ये अपने पर्यावरण है वो अपने आप में एक बड़ा रोल अदा करता है। किस प्रकार कि जहाँ पर पर्यावरण है, इनके पेड़ पौधे, है ना, और वन विकास और जंगल वगैरह ज़्यादा होंगे, और जैसे पशु पक्षी ज़्यादा होंगे और मनुष्य ज़्यादा होगा, वहाँ पर क्या एकदम संतुलन बना रहेगा ना। जब दोनों की वहाँ पर संतुलन बना रहेगा, ऑक्सीजन भी कन्वर्ट होती रहेगी और नाइट्रोजन भी कन्वर्ट होती रहेगी। ऑक्सीजन है वो मतलब कि मनुष्य लेता है, नाइट्रोजन छोड़ता है, नाइट्रोजन पशु लेते हैं, फिर पशु ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन मनुष्य लेता है। सारी प्रक्रिया चलती है ना, तब ये इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। और फिर दूसरी बात, पर्यावरण की सबसे बड़ी बात ये है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें है वो काफ़ी नीचे जाती है ना, लगभग 15-20 फीट तक नीचे जाती होगी। और वो जब नीचे जाती है, उनकी जो नमी है ना वो अधिक गहराई पर प्रभावित करती हैं। वो एक ठंड बैठाती हैं, और ज़्यादातर पानी होती है वो एकदम खींचती हैं, और ज़मीन को कमज़ोर भी करती हैं, पोली भी करती है ज़मीन को। और फिर जब भी ज़मीन ज़्यादा होगी, मतलब कि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, अब पेड़ों की जड़ें नीचे जा रही है, जब पेड़ों की जड़ें नीचे जाएंगे ना, इन पेड़ों के क्या अलग कीट लगेंगे। कीट का मतलब समझते हैं, कीटाणु, जैसे बहुत सारे कीटाणु होते हैं, कीड़ी मकोड़े होते हैं ना, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो सारे इस पेड़ों को काटने के लिए लगेंगे।
लगेगा ना, लगेगा ना। और जैसे आप कभी कभी खोदना, जमीन खोदेंगे ना, तो जमीन के अंदर से तो मतलब कि ऐसे छोटे छोटे जीव निकलेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा यार इसके अंदर कैसे जीवित रह गए। और कई, अब एक बार देखिए बारिश होती है, अब मैं सारा उदाहरण समझाता हूँ पर्यावरण के किस प्रकार भूकंप आते हैं। एक बार समझ में आ गया ना, वाह वाह हो जाएगी, नहीं फिर बैठा रहेंगे हाँ यार समझ में क्या नहीं, बिना मतलब कि सोचे समझे यार देखें भी नहीं, कला से सारी बात होगी। अब इसके अंदर क्या होता है, अब बारिश होती है ना, जब बारिश होगी ना, तो फिर उसके अंदर आप बारिश जैसे होकर रुकेगी, और रुकने के जस्ट 15-20 मिनट के अंदर है ना, सारे जीव जीव वगैरह है वो सारे मतलब कि धरातल पर आ जाएंगे। जैसे ही बारिश होगी और बारिश रुकने के बाद में सारे जीव जानवर है वो धरातल के ऊपर आ जाएंगे, और जब वो धरातल के ऊपर आएंगे तो फिर वो एकदम कैसा एकदम अच्छा माहौल बन जाएगा। अच्छा माहौल बनेगा तो इसका मतलब एक साबित बात हो जाती है कि हाँ जो ये जीव वगैरह एकदम तो उत्पन्न नहीं हुए, ये थे मतलब कि जमीन के अंदर। इसका मतलब ये जमीन को खोद रहे थे, है ना। जब ये सारे जमीन को खोदेंगे, खोदते खोदते ऐसे नीचे चले जाएंगे, और यहाँ से जब भूकंप की जो स्पीड होगी, है ना, ये भूकंप की स्पीड होगी, तो जब यहाँ तक भूकंप आएगा तो फिर यहाँ थोड़ा बहुत धीमा पड़ेगा, क्यों, इनके संग गैस निकलती रहेगी। जब गैस निकलेगी ना तो यहाँ तक आएगा जब भूकंप बिल्कुल धीमा पड़ जाएगा। तो इसका मतलब जहाँ पर पर्यावरण होता है वहाँ पर भूकंप कम आते हैं। क्यों कम आते हैं, इसके पीछे वजह यह है कि वहाँ पर पर्यावरण रहता है, और जब वहाँ पर पर्यावरण होगा तो वहाँ पर मतलब कि जीव जंतु हो गए, कीटाणु हो गए, और जब कीटाणु होंगे तो वो ज़मीन को खोदेंगे। जब वो ज़मीन को खोदेंगे, ज़मीन के अंदर जाएंगे, हॉल करेंगे। जब वो ज़मीन के अंदर हॉल करेंगे तो वहाँ पर गैस आराम से निकल पाएगी। आगे समझ में कि किस प्रकार मतलब कि भूकंप का एक अपना जो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जब पर्यावरण होती है इसके माध्यम से भूकंप कम आते हैं, इनकी तीव्रता ये घटाती है। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। अब भूकंप देखें हम, इस मतलब कि कौन से स्थान है कहाँ कहाँ पर भूकंप आते हैं वो देखेंगे, है ना। भूकंप के प्रभावित क्षेत्र, भूकंप के प्रभावी क्षेत्र, भूकंप के प्रभावी क्षेत्र कौन से हैं, यही हमारे दिमाग में आता है ना कि भाई हाँ प्रभावी क्षेत्र कौन से हैं। एक बात सोचिएगा, इस स्थलखंड में भूकंप ज़्यादातर कम ही आते हैं, और जहाँ पर ज़्यादातर भूकंप आते हैं वो है परिप्रशांत सागर, है नी, परिप्रशांत सागर। ये भी एक महत्वपूर्ण जगह है वहाँ पर जहाँ पर क्या है भूकंप मतलब कि अधिक आते हैं। अब इसके में एक मतलब कि परिमहाद्वीपीय क्षेत्र, सॉरी परिमहाद्वीपीय क्षेत्र, है ना। अब इसके अंदर भी एक जगह है, काफ़ी आप जगह बताऊंगा वहाँ पर भूकंप आने के काफ़ी चांस होते हैं। इसके अंदर सही डाल देता हूँ, परिप्रशांत सागर में है एशिया, है ना। अब एशिया की एक जगह है कमचटका, है ना। कमचटका से लेकर फिलीपींस, क्राइकल, है ना, क्यूराइल, कमचटका के लेकर फिलीपींस, क्यूराइल, ये जब जगह ना इसमें शामिल होती हैं। अब बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए, एक नंबर महाद्वीपीय क्षेत्र, है ना। परिमहाद्वीपीय क्षेत्र ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जगह है ना यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है, सबसे अधिक भूकंप है वो यहीं पर आता है, और इसकी जगह बहुत कम होती है। परिमहाद्वीपीय क्षेत्र, है ना, परिप्रशांत सागर, परिप्रशांत महाद्वीप क्षेत्र, हाँ, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसका मतलब यहाँ पर भूकंप, इसका आप सर बताएंगे, जगह बताएंगे, तो जगह है ना परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र, इसके अंदर जगह है
कमचटका, कमचटका से लेकर क्यूराइल, फिलीपींस, कमचटका लेकर क्यूराई, फिलीपींस आदि क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। किसके अंदर? ये सबसे बड़ा जहाँ पर भूकंप आता है सबसे अधिक, कल मिला के 63% भूकंप यहाँ पर आता है। कहाँ पर आता है? कम से कम 63% भूकंप। ये छोटी मोटी बात नहीं है। जहाँ पर 63% भूकंप आए वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात होती है जहाँ पर इतना बड़ा भूकंप आता है ना। और इसके अंदर एक भी देश शामिल होता है, जैसे जापान होता है और एक जापान होता है ना। जापान, एक और लगा दीजिए, आदि हो जाता है लेकिन फिर भी लगा दीजिए जापान। ये मतलब कि क्षेत्र शामिल होते हैं, है ना, ये जगह होती हैं। फिर और आते हैं मतलब अलास्का आते हैं, पेरू आते हैं, है ना, पेरू आते हैं, अलास्का आते हैं, चिली आते हैं, और ये क्षेत्र इसके अंदर शामिल होते हैं। और इसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो परिमहाद्वीपीय, एक मतलब कि मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र है। कौन सा है? मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, दूसरे नंबर पर मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। ये मतलब जगह है जहाँ पर भूकंप आते हैं, वो जगह है। आपको ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है कि आप जा रहे हैं वहाँ पर भूकंप आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आएगा, अब जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर उसके आसपास आने की संभावना है। मध्य महाद्वीपीय, इसके अंदर इंडिया भी शामिल होता है। आगे समझ को, भारत, म्यांमार, चीन, ईरान, पुर्तगाल, स्पेन, और क्या रह गया? 1 2 3 4 5 6, 2 एक और है, स्पेन हो गए, भारत हो गए, म्यांमार हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान शामिल है, पाकिस्तान, और 1 2 क्षेत्र और है, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है। अब ये मतलब कि मध्य महाद्वीप क्षेत्र है, वहाँ पर यहाँ पर भूकंप आने की संभावना कितनी है? 21% है। कितनी? 21% है। यहाँ पर 21%, अब यहाँ पर हो गए 63% और यहाँ पर हो गए 21%। अब 63 और 21 यानी कि मतलब कि 60 70 80 80 83, कुल मिला के 84% है भूकंप इन दोनों के क्षेत्र पर आता है ना। 84% इन क्षेत्र पर भूकंप आ जाएगा। फिर आएगी तीसरे नंबर पर मध्य अटलांटिक पेटी। कौन सी? मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, ये भी महत्वपूर्ण है, मध्य अटलांटिक पेटी। अब इसके अंदर भी ज़्यादातर भूकंप आते हैं, मध्य अटलांटिक पेटी, है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण अपना आप एक अलग रोल अदा करता है। और इसके अलावा भी एक अन्य क्षेत्र और ले लेते हैं, क्योंकि मध्य अटलांटिक हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और एक अन्य हम ले लेते हैं पूर्वी अफ्रीकन पेटी। कौन सी? पूर्वी अफ्रीकन पेटी, और हिंद महासागर पेटी, हो गया ना। अब इसके अलावा क्या है? अब ये तो हो गई जगह है कि भाई यहाँ पर भूकंप आते हैं। अब इस भूकंप का क्या है, एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए भाई भूकंप आ गया, अब इसके अलावा भाई हम सारा काम देख लिया, भाई भूकंप भी देख लिया, किस प्रकार आए थे, कारण भी देख लिए, हम सारे जगह हो गए, लेकिन अब इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो तो देखते हैं ना। विनाश देखते हैं, क्या विनाश है। अब जब भूकंप आएगा उससे विनाश क्या होगा, और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा विनाश होगा कि ज़मीन का मतलब कि खड्डे वगैरह हो जाएंगे, है ना, खड्डे वगैरह होंगे ना। और फिर उसके बाद में जो किसी के पशु पक्षी है और इंसानों की मतलब कि मनुष्य का ख़त्म होना, मनुष्य मर जाएगा, और जो बड़े बड़े उद्योग है, कारखाने है, वो ख़त्म हो जाएंगे। और फिर जो अच्छे जो पर्यटक स्थल है वो ख़त्म हो जाएंगे। भूकंप आएगा नुकसान तो होगा ना। और जो किसी हम 2 देश के बीच में भूकंप आता है उनकी बाउंड्री ख़त्म हो जाती है, होती है ना। और बहुत सारे कारण हैं जिसकी
कारण बनते हैं। और जहाँ पर जो बड़े बड़े पेट्रोलियम जो कारखाने हैं, जहाँ पर पेट्रोलियम होता बनता पेट्रोलियम निकलता है, और यहाँ पर वहाँ पर पेट्रोलियम एक एकत्रित किया जाता है, वहाँ पर एक जगह होती है, यदि वहाँ पर भूकंप आ जाए तो वो एक पूरा नुकसान हो जाता है। ये सारे इसके विनाश के कारण हो गए। अब इसके फायदे देखते हैं। अब सर भूकंप आने के भी फायदे हैं क्या? अरे हाँ है, भूकंप आने के भी फायदे। ऐसी बात नहीं है कि भूकंप आने से केवल नुकसान होता है, फायदे भी होते हैं। और सबसे बड़ी फायदा तो यह होता है, जब भूकंप आने से एक गड्ढा बनेगा ना गड्ढा, और उस गड्ढे में क्या है, पानी बन जाएगा। और पानी बनेगा क्या, पानी भर जाएगा। और जब पानी भरेगा तो एक झील बन जाएगी, झील बनेगी, पानी पीने के लिए काम आएगी ना। और उस झील से हम अलग अलग प्रकार के नहरें निकालेंगे ना। आई बात समझ में? और इसके अलावा सर क्या होगा, इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा जो मतलब कि हीरे मोती है ना, जो उद्योग वगैरह, जो लोहे वगैरह है, वो ज़मीन के अंदर होते हैं। और जैसे भूकंप आएगा, वो जैसे मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बनता है। और लावा के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि वो मतलब कि एक महत्वपूर्ण जो मतलब कि कण होते हैं वो बाहर लेकर जाता है। तो वहाँ पर लोहे के जो भी कारखाने हमको मिल सकते हैं। और नए नए हमको धातु जो हम नए नए जो हमको जो धातु बोल सकते हैं, और हम जो कच्चा माल है वो हमको मिल सकता है, मिलेगा ना, जिसके माध्यम से हमारे जो अच्छे काम हो सकते हैं, नए उद्योग लगा सकते हैं। भाई भूकंप आएगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा, ऐसी बात नहीं सारा नुकसान होगा। और फिर इसके बाद में देखा जाए तो मतलब कि एक नई प्रकार की जो प्रक्रिया हमको देखने को मिलेगी, मतलब कि जो पेट्रोल वगैरह है वो बाहर आ सकता है। और फिर जब भूकंप आएगा, और जब नीचे जो पहले भूकंप आया था तो उसके जहाँ पर वो पशु पक्षी थे, मनुष्य थे, वो सब नारे नीचे गट गए थे। और जब वापस भूकंप आया तो वो सारे जो उसका ऑयल वगैरह बन के ऊपर आ गया ना, ऊपर आएगा, हमारा ऑयल हमारे से मतलब कि काम आएगा। ये सारे के सारे इसके अंदर कारण हो गए ना विनाशकारी, मतलब कि ये फायदे हो गए। विनाश हमने देख लिया और इसके फायदे देख लिया किस प्रकार ये होंगे। अब आगे देखते हैं सुनामी। क्या देखते हैं? सुनामी क्या होती है? बहुत सरल तरीके से समझाएं, ऐसी बात नहीं है कठिन ना, सरल। सुनामी है ना। सुनामी क्या होता है? जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा का है, पहली बात तो ये है। सुनामी है ना, सुनामी शब्द, सुनामी शब्द जापानी भाषा का है, पहली बात तो है ये। फिर से दूसरी बात क्या है? सुनामी से पहली बात तो ये कि ये जापानी भाषा का है। और इसके बाद में क्या है, इसको अब कहते क्या है कि सर इसको कहते हैं बंदरगाही लहरें। कौन सी? बंदरगाही लहरें। इसका अर्थ क्या होता है? सुनामी शब्द का अर्थ बंदरगाही लहरें। आई बात समझ में? और सर इसके बाद में क्या होता है? अब सुनामी क्या होती है ये सबको पता है कि स्थलखंड पे आती है ना, स्थलखंड पे नहीं आती हैं, तो फिर ये आती हैं समुद्र के अंदर। अब किस प्रकार आती हैं? अब देखिए सुनामी किस प्रकार आती हैं। अब ये समुद्र है ना, ये पानी भरा है ना पानी, दीपक नहीं, ये पानी भरा है, ये समुद्र है। आप समझ लो दीपक है, दीपावली का दीपक नहीं भरा है, ये समुद्र है। अब इसके अंदर क्या होगा? अब सुनामी आएगी ना, अब यहाँ से कोई किसी भी प्रकार का दबाव लग सकता है, प्लेटों के रूप में लग सकता है, और फिर आंतरिक असंरचना के कारण लग सकता है, या फिर दो ही प्लेटें इधर उधर के सक्रिय है उस कारण लग सकता है ना। और या फिर इनके गैसों के अंदर जब अत्यधिक बढ़ता है गैस, है ना, गैसों के बढ़ने के कारण भूकंप मतलब कि सुनामी आ सकती है। अब यहाँ से जब एक मैग्मा लावा जो भी बाहर निकलेगा ना, तो इस पर प्रभाव डालेगा। ये एक पानी है ना, अब पानी का गड्ढा इतना है पानी, है ना, ये जमीन इतनी है, और इस नीचे के बाद यहाँ से भूकंप आएगा। अब इस पर प्रभावित करेगा, एकदम विस्फोट होगा, फट देती होगा ना, तब इसके अंदर एकदम पानी उछलेगा ना पानी। जब ये पानी उछलेगा तो वापस नीचे गिरेगा, वापस उछलेगा, वापस नीचे गिरेगा, ऐसे गिरेगा ना। जब ये क्या होगा, और जब ये स्पीड
क्या होगा, लहरी की जो ऊंचाई है वो कम होगी। अब शुरुआत जहाँ से होगी और लहराई की ऊंचाई कम होगी, फिर लेकिन यहाँ पर ऐसे लंबाई काफ़ी होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे लंबाई कम होगी, है ना। फिर धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ जाएगी, लंबाई कम होगी, फिर धीरे ऊंचाई बढ़ जाएगी, फिर लंबाई कम होगी, फिर धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ जाएगी, फिर लंबाई होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तटीय क्षेत्र आ जाएगा। जब तटीय क्षेत्र आएगा फिर ऊंचाई लंबाई मतलब ऊंचाई क्या होगी, अधिक बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। और जब ये प्रक्रिया होगी तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्वाइलिंग प्रभाव कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वाइलिंग प्रभाव। स्वाइलिंग प्रभाव। आई कुछ बात समझ में? स्वाइलिंग प्रभाव कहेंगे। और सर सुनामी में क्या होता है, यही होता है, सुनामी आती है, इस प्रकार सुनामी आती है और ये लहरें, बड़ी बड़ी लहरें चलती है। इससे अब क्या फ़ायदा होता है, इसमें हम मतलब कि करंट वगैरह मिलता है ना, मतलब कि करंट मिलता है जिससे हम लाइट वगैरह बनाते हैं, विद्युत ऊर्जा मिलती है, सुनामी आती है, कुछ न कुछ फायदा भी होता है। और तभी दिखाता है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करना वाले की कभी हार नहीं होती है। ये सुनामी है। सुनामी के आगे जब लहरें चलती हैं, और जब लहरें चलाने वाले, सॉरी, सुनामी के आगे जब नाव चलती है ना, नौका, नाव, वो नाव चलाने वाला कभी डरता नहीं है ना, कितना भी सुनामी खतरनाक आ जाए, लेकिन सुनामी तो आएगी तो नाव डूबेगी ना, इतने है ना। ये थोड़ी ना है सुनामी आगे आएगी नाव रुक जाएगी, वैसे चलती रहेगी, ये संभव है ना। नाव, सुनामी के अंदर नाव तो डूबेगी ना, वही बात होती है। अब ये बात है कि हम इसी प्रकार, कई बार होता है नाव नहीं डूबती है, सुनामी कितनी भी आ जाए, ऐसा भी होता है। तो तभी तो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होती। इसलिए लगातार रात दिन हमको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करेंगे ना तो हमको हार नहीं होगी, विजय प्राप्त होगी। तो ये है सुनामी। अब भैया देखिए, सुनामी को जब मापने का एक तरीका बताता हूँ। अब इसमें कहीं पर मापने का जो मीटर भी होता है ना, अभी किसको मतलब कि अब मैं कि अभी कौन से मीटर को मापते हैं, इसके मापने के लिए कोई भी होता होगा, है ना। अब जो एक होता है सुना मीटर, क्या होता है, सुना मीटर, और एक होता है सिग्नलिटिंग ऑफ, है ना, सिग्नलिटिंग ऑफ यानी कि सुना मीटर। अब सुना मीटर के क्या मतलब, ऑफ कम्युनिकेटिंग सोनामीटर। अब सोनामीटर तो ये तय करता है इनकी तीव्रता कितनी आई है, कि भाई ये मतलब कि सुनामी आई है तो इसका एकदम स्पीड कितनी आई है ना, मतलब कि हाँ भाई इतनी स्पीड आई है, मतलब कि 0.7, है ना। सुनामी आती है 0.7, मतलब कि जो पॉइंट के हिसाब से, इसका मतलब ये होता है कि इतनी कुल मिला के वो रिएक्टर से मापते हैं ना, वो 10 भी का सुनामीटर होता है ना, ये 0.7 इतनी आती है सुनामीटर, इतनी मतलब पावर स्पीड से आती हैं। इसको हम मापते हैं, सुनामीटर से नापते हैं, कि भाई इनकी तीव्रता को मापते हैं। और सिग्नलिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग, इसको हम मापते हैं कि भाई भूकंप आया ना, मतलब कि सुनामी आने वाली है, कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे। कभी कभार आप देखते हैं मौसम कि आज कभी जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये मतलब कि प्रभावित होंगे राज्य। अब मतलब आने वाला है, बारिश का मौसम ज़्यादा है, आंधी तूफान बाढ़ का मौसम है, तो ये मतलब मौसम विभाग तय करता है ना। अब यहाँ पर जब कौन तय करेगा, वहाँ पर तय करेगा सिग्नलिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग, ये तय करेगा हाँ भी भूकंप आने वाली संभावना है। तो लोग अधिक से अधिक क्या कर देंगे, अपनी कहीं भी नाव होगी तो नाव वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा। सिग्नलिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग से, है ना। उसके बाद में आता है ज्वालामुखी। क्या आता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। अब सर ये क्या होता है, सारी रामायण देखने के बाद में कहता है सीता कौन होती, सारी ज्वालामुखी, है ना, ये सारी इसके ऊपर टिकी है, सुनामीटर यानी कि सुनामी के ऊपर और भूकंप के ऊपर। फिर भी हम देखते हैं ज्वालामुखी होती क्या है, इसका क्या प्रभाव होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, सारे के सारे हम ज्वालामुखी के कारण देखते हैं। ज्वालामुखी में क्या होता है, एक सिस्टम होता है, मतलब कि जो रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना, वो होते हैं पेरिसिडो,
पेरिसिटोडाइटे, पेरिसिटिडाइट। अब पेरिसिटिडाइट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। पेरिसिटिडो है ना, पेरिडो है, पेरिडोटाइट टाइट। अब ये क्या होता है, अब इसमें क्या है कि जब ये जगह होती है, जमीन होती है ना, अब इसके अंदर के पेरिडोडाइट होता है ना, ये जमीन इतनी बड़ी है और ये वहाँ पर समुद्र हो गया या फिर स्थलखंड हो गया। अब यहाँ पर क्या पेरिडोडाइट है कि वो एक्टिव हो गया, जो रेडियो तत्व होते हैं ना वो एक्टिव होंगे, और वहाँ पर क्या है कि मैग्मा गलेगा, है ना। जो मैग्मा है, जो गैसें वगैरह हैं, जो भी सिस्टम है ना वो यहाँ पर गलेंगे, और गलने के बाद में क्या होगा, ये ऊपर की साइड बढ़ेंगे, जिससे क्या ज्वालामुखी आने का सबसे बड़ा कारण बनता है। और ये ज्वालामुखी है स्थलखंड में भी आ सकता है, समुद्र क्षेत्र में ये आ सकता है, इसके कोई नई देश का कोई एक मेन स्थान होता है कि नहीं भाई यहाँ पर वहाँ पर भी आएगा, है ना, कहीं पर भी आ सकता है। अब ज्वालामुखी के कारण वो देखते हैं, है ना, ज्वालामुखी के कारण, मुखी के कारण सबके वही कारण है, भूकंप वही कारण है। भूकंप आने का मतलब क्या होता है कि भाई एकदम धरती मतलब कि एकदम डगमगा करती है ना, ऐसे धूजती है, और जब पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे आती हैं, इसका मतलब क्या होता है, एकदम विस्फोट जगह होती है ना, गड्ढा पड़ जाता है, वो होगी तरंगे। अब ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी का मतलब है समुद्र में आ सकता है, स्थलखंड में आता है, जब वो आते हैं वो लावा लेके आते हैं, जिसका मतलब होता है धूड़ कहते हैं, रेत कहते हैं ना, मिट्टी, मिट्टी समझिए आप, मिट्टी लेकर एकदम ऊपर आता है, और ऊपर आपने के बाद अपना स्थान बनाता है, यानी कि जैसे पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं ना, मतलब कि पर्वतशालाएँ देखते हैं, बड़े बड़े ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, वो जिसके वो सब का कारण है ज्वालामुखी ही कारण है। अब इस कारण इन तीनों में अंतर होता है। सुनामी तो एक अलग हो गया, मतलब कि पानी के ऊपर चलती हैं, लेकिन भूकंप हो गए, इसमें ये जो ज्वालामुखी हो गई, तरंगे हो गई, सब एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन इसमें अलग अलग देखना पड़ता है। भूकंप का मतलब क्या होता है, हलचल होती है, ज्वाला का मतलब क्या होता है, वो मिट्टी वगैरह साथ में लाती है, वो कारण होता है। और सबका कारण तो एक ही है, क्योंकि परतों का टकराव होना, एक पर दूसरे परत पर चढ़ना, या फिर गैसों का गलना, वो फिर मानवीय कारण हो सकता है, सॉरी ज्वालामुखी मानवीय है ना। इस प्रकार मैग्मा का गलना, ऐसे गैस होते जा गलना, और फिर जहाँ पर जो तरल होते हैं इस तरह वहाँ पर, अब यहाँ पर तरल है जगह मान लीजिए ना, तो यहाँ पर जब पानी आएगा यहाँ पर गैस बन जाएगा, फिर गैस बनेगा तो यहाँ पर घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये भी भूकंप का कारण होता है। और फिर क्या होता है, प्लेट, एक प्लेट दूसरी प्लेट, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएगी ना, जब ये दोनों विपरीत जाएगी तो फिर भूकंप आने के कारण होंगे ना। और एक प्लेट दूसरी प्लेट के मतलब कि पास में आएगी, एक प्लेट यहाँ पर नीचे चली जाएगी, एक प्लेट यहाँ पर ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पर निचली प्लेट क्या होगी, वो घसीटेगी, यानी कि टूट के एकदम कचरा बनेगी, कचरा बन के यहाँ पर मैग्मा बढ़ेगा, गैस बनेंगे एकदम, यहाँ पर इसको तोड़ कर वापस बाहर निकलेंगे, वो भी कारण हो गया, हुआ ना कारण। इस प्रकार ये सारे कारण बनते हैं, ज्वालामुखी आने के कारण बनते हैं। अब देखिए सर, ज्वालामुखी के क्या क्या मतलब कि कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं, हाँ उसके बारे में देखते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, कारण हो गए, उधर देखते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार के साथ इसके प्रकार क्या होते हैं वो भी देखना पड़ेगा ना। प्रकार एक तो सक्रियता के आधार में थे कि भाई सक्रिय के आधार में प्रकार बताइए, और फिर हो गए विस्फोट के आधार में, पहला कारण हो गया सक्रिय के आधार पर, दूसरा हो गया विस्फोट के आधार में, तीसरा हो गया भौगोलिक क्षेत्र के आधार में, और चौथा हो गया अम्लीय अनुसारिता के आधार पर, हो गया ना। अब देखिए सक्रिय क्या होता है, सक्रिय का मतलब होता है लगातार आने वाला भूकंप, वो होता है सक्रिय भूकंप। और एक होता है शुष्क भूकंप, जो कभी कभार आता है, यानी कि एक बार आ गया 10 साल मतलब कि 20 साल 1000 साल उसके बाद भूकंप आ सकता है, आने की संभावना होती है, वो है शुष्क भूकंप, हो गया ना। और उसके बाद में होता है एक शांत भूकंप, है ना, तो एक बार भूकंप आने के बाद उसकी कोई संभावना नहीं होती है, यानी कि एक
बिल्कुल नहीं, मतलब कि कम होती है, बिल्कुल आने की संभावना नहीं होती। वो होता है सक्रिय भूकंप, और एक होता है विस्फोटक भूकंप। मतलब विस्फोटक भूकंप का मतलब एक ये है कि मतलब कि आंतरिक भूकंप, और दूसरा मतलब कि एक तो मतलब कि आंतरिक दरारी भूकंप है ना, आंतरिक दरारी के प्रकार के भूकंप, और उसके बाद में होता है केंद्रीय प्रकार के भूकंप, है ना। सॉरी, ज्वालामुखी, भूल गए, है ना, ज्वालामुखी, कि आंतरिक दरारी प्रकार के ज्वालामुखी, और केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी, और इसके बाद में और प्रकार के होते हैं, जिसकी मतलब कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार नहीं, मतलब ये हो गई विस्फोटक के आधार है ना। तो ये हो गई विस्फोटक के आधार में कौन से केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी, और फिर हो गए मतलब कि वो आंतरिक दरारी प्रकार के ज्वालामुखी, और तीसरा था भौगोलिक क्षेत्र के आधार में ज्वालामुखी। अब इसके अंदर क्या होता, भौगोलिक आधार में एक तो अपसारी मतलब कि ज्वालामुखी है ना, अपसारी प्लेट प्रकार के ज्वालामुखी, एंड एक होता है अभिसारी प्लेट प्रकार के ज्वालामुखी। अब अपसारी में अलग होता है, अभिसारी में अलग होता है। अपसारी प्लेट भूकंप सॉरी ज्वालामुखी में क्या होता है, उसके अंदर होता है ज्वालामुखी कटक। क्या था, ज्वालामुखी कटक। सारे एक एक बताता हूँ आपको, है ना, ज्वालामुखी प्रकार के अंदर लिख ही देते हैं। अब इसके अंदर पहला क्या होगा, ज्वालामुखी प्रकार। पहले देखते हैं सक्रियता के आधार पर, है ना, सक्रियता के आधार पर। अब इसमें एक नंबर सक्रिय ज्वालामुखी, और दो नंबर विषुप्त नहीं सुसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। क्या होता है, शांत ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है, इसके भी एक क्षेत्र होते हैं, है ना, इसके भी कोई एक सक्रिय ज्वालामुखी। अब आप सोचते कौन सी जगह होती है, सर बताइए सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र बताइए, कौन से क्षेत्र होते हैं। तो इसका क्षेत्र होता है लिपारी द्वीपीय क्षेत्र, जहाँ लिपारी द्वीपीय के मतलब कि स्ट्राम्बुलो, है ना, लिपारी द्वीपीय के स्ट्राम्बोलो, है ना, वो क्षेत्र होता है, जिसका मतलब कि भूमध्य सागर का जो प्रकाश का स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश का स्तंभ कहा जाता है किसको, लिपारी द्वीप जो समूह होता है, लिपारी द्वीप समूह इटली के अंदर है। वहाँ पर है स्ट्राम्बोलो, एक जगह होती है स्ट्राम्बोलो, उस जगह पर भूकंप आते हैं ज़्यादातर। सबसे बड़ी वो जगह हो गई, है ना, यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं स्ट्राम्बोलो मत, है ना। ये सबसे बड़ी जगह है जहाँ पर भूकंप आने की सबसे बड़ी संभावना होती है, और इससे भी अधिक बहुत सारी जगह हैं पर जहाँ पर भूकंप आने की संभावना होती है। फिर बोलते हैं माउंट एटना, है ना, ये पड़ता है, माउंट एटना कहाँ पड़ता है। अब सक्रिय मतलब कि सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहे हैं, एटला, है ना, एटना सर, ये माउंट एटना इटली में जगह पड़ती हैं। एंड एक होती है इक्वाडोर, जहाँ पर है कोटोपैक्सी, है ना, कोटोपैक्सी, वहाँ पर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है। इक्वाडोर के कोटोपैक्सी में भूकंप ज़्यादा आते हैं। और एक होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो बैरन है एक जगह, है ना, वहाँ पर भूकंप आने की ज़्यादातर संभावना होती है, सक्रिय भूकंप, यानी वहाँ पर लगातार भूकंप आता रहता है ना। फिर माउंट एरेबूस जगह कौन सी, दूसरी है माउंट एरे, ऐसा होगा एरेबूस, माउंट एरेबूस जगह, वहाँ पर भी भूकंप अधिक आता है। माउंट एरेबूस जगह पर सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। हाँ, अब उसके बाद और जगह बताते आते हैं आपको, मोन लोवा, है ना, मोन लोवा जगह है, वहाँ पर भूकंप सबसे अधिक आता है। ये कहाँ पर है, ये अटलांटिक में है, मतलब हवाई द्वीप में है। कहाँ पर है, हवाई द्वीप में है। और माउंट एरबूस है, वो है अटलांटिक के अंदर। आई बात समझे। और जो मेयोन जगह है, मेयोन पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। कौन सा, सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर है, सॉरी ज्वालामुखी, सब भूकंप बात करना नहीं है, भूकंप नहीं, ज्वालामुखी, है ना, सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ पर आता है।
मेयोन जगह पर। ये सारी यहाँ पर जगह होती है जहाँ पर मतलब कि ज्वालामुखी आने की सबसे बड़ी संभावना होती है। इन जगह पर क्या ज्वालामुखी सबसे बड़ी जगह होती है। ये फिलीपींस में पड़ता है। कौन सी? मेयोन जगह। कौन सी? मेयोन। मेयोन। अब फिर आता है मतलब सुसुप्त, है ना। फिर आता है सुसुप्त। अब सुसुप्त के बारे में बताइए सर, सुसुप्त में क्या होती है? सुसुप्त में एक है जापान, है ना। जापान में फ्यूजुरिया, फ्यूजुराइट। जापान, जापान फ्यूजुराइट। जापान में फ्यूजुराइट है। इटली में विसुवियत है। कोई इटली में कौन है? इटली, इटली विसुवियसे। इटली में कौन सी जगह पड़ती है? इटली में एक जगह है जहाँ पर कौन सी है? विसुवियस है ना। और उस बाद अंडमान निकोबार में, है ना, अंडमान निकोबार, वहाँ पर एक जगह है कोरोमंडल। कौन सी जगह है? कोरोमंडल, यानी नारकोंडम है, सॉरी नारकोंडम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार में नारकोंडम, नारकोंडम वह जगह है। वहाँ पर भूकंप मतलब सॉरी ज्वालामुखी अधिक आते हैं। ये हो गए सुसुप्त ज्वालामुखी। फिर आता शांत ज्वालामुखी। अब बताएंगे सर शांत ज्वालामुखी में कौन सी जगह है ना। शांत ज्वालामुखी में सबसे म्यांमार देख लीजिए आप। म्यांमार में एक जगह पड़ती है पोप, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। नहीं, वहाँ पर नहीं आते बिल्कुल। ये शांत ज्वालामुखी है, भूकंप नहीं है, ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी जहाँ पर बिल्कुल भी ज्वालामुखी नहीं आता है। कौन सी जगह है? म्यांमार की एक जगह है पोप, जहाँ पर ज्वालामुखी बिल्कुल भी नहीं आता है। और एक है तंजानिया का किलिमंजारो, जहाँ पर ज्वालामुखी बिल्कुल भी नहीं आता है। और एक है इक्वाडोर, है ना। इक्वाडोर की जगह है एक ब्री बंजरो है, ऐसा कुछ है। इक्वाडोर की जगह है ब्री बंजरो। चिम्बोराजो, सॉरी चिम्बोराजो, है ना। इक्वाडोर की एक जगह है चिम्बोराजो, जहाँ पर क्या है ज्वालामुखी बिल्कुल भी नहीं आता है। एक बार आया था, उसके बाद में ज्वालामुखी नहीं आता है। और एक मतलब जगह है मतलब कि ईरान की डैम बंद, जहाँ पर ज्वालामुखी बिल्कुल भी अब नहीं आता। एक बार आ गया, उसके बाद ज्वालामुखी नहीं आता। ईरान की जगह है डैम बंद। फिर एक जगह है पाकिस्तान की लोए ए सुल्तान, जहाँ पर ज्वालामुखी बिल्कुल अब नहीं आता। एक बार ज्वालामुखी आ गया, कोई कहता है वो क्षेत्र ईरान का है, लेकिन हाल की वो बात की बात है। लेकिन अभी वहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आता है। ईरान की जो मतलब कि पाकिस्तान जगह है लो सुल्तान, वहाँ पर जगह मतलब कि नहीं आता है ज्वालामुखी। और एक जगह अर्जेंटीना, है ना। अर्जेंटीना मतलब कि अर्जेंटीना की एक जगह है मतलब कि एकांगो, एकांगो गुआ, वहाँ पर ज्वालामुखी अब नहीं आता है। एक बार आ गया था। ये इतनी जगह है वहाँ पर ज्वालामुखी अब नहीं आते। शांत हो गए, सुसुप्त हो गए, सक्रिय ज्वालामुखी हो गए ना। अब देखते हैं विस्फोटक के आधार में होते हैं। अब विस्फोटक के आधार पर क्या होता है? ज्वालामुखी दरारी प्रकार के ज्वालामुखी, दरारी प्रकार। अब दरारी प्रकार क्या होता है? दरारी में क्या होता है कि एक शांत दरारी होती है। अब कैसे? आप देखिए, एक बार सोचेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार होते हैं शांत दरारी। अब ये एक जगह है ना। अब इसमें क्या दो प्लेट है। अब इसमें ये प्लेट भी उधर खिसक गई, ये प्लेट भी उधर खिसक गई। अब इसके अंदर ज्वालामुखी होगा, वो ज्वालामुखी क्या बाहर निकलेगा ना। लेकिन फिर ये इधर उधर हुई या यहाँ पर किसकी, यहाँ पर क्या दरार पड़ गई थी। फिर ये ज्वालामुखी एक तेजी स्पीड से आया था, लेकिन जब ये आया तो इसको यहाँ पर जगह मिल गई कि हाँ यार मैं बाहर क्यों जाऊँ, मेरे को यहाँ जगह मिल रही है। तो ये सारा था कहीं इधर चलेगा, कहीं इधर चलेगा, कहीं इधर चलेगा, ये सारे इसके अंदर समझ हो गया। और जैसे ये ऊपर आया तो यहाँ पर बिल्कुल जम गया, क्योंकि दरार के अंदर जम गया। इसलिए शांत दरारी ज्वालामुखी कहते हैं। ये ज्वालामुखी के प्रकार का दूसरा पार्ट का पहला पार्ट है, मतलब पहला पार्ट है। मतलब विस्फोट के आधार में विस्फोट हुआ था, लेकिन शांत प्रकार का विस्फोट था। क्या? विस्फोट हुआ था लेकिन शांत प्रकार का विस्फोट था। अब दूसरे मतलब केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी। कौन से? केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी, केंद्रीय प्रकार की
ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। अब सर ये क्या होता है? केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी। इसमें भी अलग अलग केंद्रीय विस्फोटक है ना, केंद्रीय प्रकार ये लग जाए, केंद्रीय विस्फोटक लिख देते ठीक ही लगता है। केंद्रीय प्रकार, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार, ये कैसे लिख दे ठीक रहेगा? विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी। अब इसमें क्या है, अब यही जगह मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हुई और यहाँ पर ज्वालामुखी ऊपर आ रही है ना, लेकिन इसमें यहाँ पर किसी प्रकार की जगह नहीं है, इसमें छोटी सी यहाँ बीच में निकल गया और चुपचाप यहाँ पर जम गया, ऊपर निकल गया एकदम, वहाँ पर जगह पर जम गया। तो फिर केंद्रीय है ना, एक बिंदु का उसने निर्माण किया, एक जगह का निर्माण किया था, एक पर्वत जैसे पहाड़ का मतलब निर्माण किया था, तो फिर वो क्या है कि केंद्रीय ज्वालामुखी हो गया। ये होगी विस्फोट के आधार मत है, एक तो ज्वाला सक्रिय का आधार मत है और एक होगी विस्फोट के आधार पर। और इसके बाद में क्या होता है? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। अब सर भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है सर? एक तो भौगोलिक क्षेत्र में दो होते हैं, प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। क्या है? प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। आप खुद लिख सकते हैं, आप खुद लिख दिए। एक सक्रिय ज्वालामुखी वो 3 लिख दीजिए और उनके अंदर मैंने नाम बताया। सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर मौना लोआ बताया था और माउंट एरेबस बताया था और माउंट एटला बताया था, है ना, और इक्वाडोर का मैंने कोटोपैक्सी बताया था और भी काफ़ी क्षेत्र बताए थे, वो इसके अंदर लिख दीजिए। और संस्कृत के अंदर लिख दीजिए जापान के फ्यूजियामा, इटली के विशुरियत, अंडमान निकोबार का मतलब कि नादरकोर, है ना, कौन सा नारकोंडम, कौन सा नारकोंडम। और शांत ज्वालामुखी के लिख दीजिए तंजानिया का मतलब कि किलिमंजरो और म्यांमार का पोप और अर्जेंटीना का एकांगोकुआ, है ना, पाकिस्तान का लोहे सुल्तान, ये सारा उसके अंदर शामिल लिख दीजिए, ये इसके अंदर लिख दिए शांत ज्वालामुखी के अंदर। फिर आप मतलब कि लिखना है मतलब कि विस्फोट के आधार, है ना, जैसे शांत दरारी ज्वालामुखी और केंद्रीय ज्वालामुखी, केंद्रीय विस्फोट के प्रकार की ज्वालामुखी, ये सारे दोनों लिख दीजिए। और इन लिखने के बाद एक हेडिंग लगाई नीचे, है ना, या एक सारणी बनानी है दोनों के पास में। मेरी यहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पर बना सकूँ, है नहीं, इतना टाइम है। अब शांत वही मतलब कि प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, है ना, प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, अब इसमें क्या होता है? प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, प्लेट सीमांत ज्वालामुखी में 2 तरह की प्लेटें होती हैं। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको ऐसी मजाक में हल्के में नहीं लेना है। अब इसके अंदर 2 होती हैं, एक होती है अपसारी, है ना, एक होती है अभिसारी। क्या होते हैं? अभिसारी। और अपसारी में क्या होता है? ज्वालामुखी कटक। क्या होता है? ज्वालामुखी कटक। और अभिसारी में क्या होता है ना, अभिसारी के अंदर ये क्या हो गया? है ना, अभिसारी प्लेट ज्वालामुखी। अब इसके अंदर क्या होगा? इसमें अंदर ज्वालामुखी प्लेट होंगे, है ना, किसी प्रकार प्लेट होगी, ज्वालामुखी प्लेट होगी। ज्वालामुखी प्लेट के अंदर एक होगी महासागरीय और सागरीय प्लेट, है ना। महासागरीय मैंने लिख दिया, महाद्वीपीय, पॉइंट लगा दीजिए, महाद्वीपीय और महासागरीय आप लिख देना पूरा, ठीक है। महासागरीय प्लेट ज्वालामुखी। अब इस दूसरा इसके अंदर क्या लिखेंगे? महासागरीय व महासागरीय। अब इसके अंदर क्या होगा? महासागरीय मिलेगी तो ज्वालामुखी द्वीप समूह। क्या होगा? ज्वालामुखी द्वीप समूह। क्यों? क्योंकि महासागरीय यानी महासागर में उत्पन्न होगी तो द्वीप भी बनेंगे ना, महासागर में ज्वालामुखी आएगी था, है ना, द्वीप बनेंगे तो ज्वालामुखी द्वीप समूह। और यहाँ पर क्या होगा? ज्वालामुखी श्रृंखलाएं, क्योंकि महाद्वीप महासागर पर आएगी, ये हो गया महासागर, ये हो गया महाद्वीप। अब यहाँ पर ज्वालामुखी आएगा तो यहाँ पर पर्वत क्या श्रृंखलाएं बनेंगी ना, तो वही बात होती है। इसलिए इन दोनों को इतना भागों में बांट देते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? अपसारी ज्वालामुखी क्या होता है? अपसारी के अंदर ये इसमें से ये होता है कि प्लेट क्या एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। ये प्लेट इधर चलेगी और ये प्लेट इधर चलेगी, ये बीच में पड़ जाती है, दरार पड़ जाती हैं
और इसके अंदर जब ज्वालामुखी निकलता है वो है अपसारी ज्वालामुखी, अपसारी ज्वालामुखी, कटक। अब ये 3 प्रकार के कटक होते हैं, है ना। इस 3 जगह होती हैं, एक तो अटलांटिक होते हैं, एक मध्य प्रशांत सागर होता है, और एक और जगह होती है, तीनों जगह होती है जहाँ पर मतलब कि ज्वालामुखी, कटक ज्वालामुखी निकलते हैं। मध्य अटलांटिक और मध्य महासागरीय की क्षेत्र, और एक प्रशांत महासागरीय क्षेत्र होता है ना। अब क्या है, अटलांटिक में क्या होता है, अटलांटिक क्या मतलब कि जगह होती है डाल्फिन, है ना, डाल्फिन जगह, और एक होती है मतलब कि चैंसलर। इन दोनों जगह पर क्या है, ज्वालामुखी, कटक ज्वालामुखी आते हैं। डाल्फिन और चैलेंसर, कौन, चैलेंसर है, चैलेंसर, चैलेंसर है, ये जगह थी, वहाँ पर ज्वालामुखी कटक आते हैं। कौन सी, मतलब कि अटलांटिक महासागर, कौन सी सागर, अटलांटिक महासागर, है ना। फिर आता है हिंद महासागर, जहाँ पर मतलब कि सोकोत्रा, कौन सी, सोकोत्रा और चागोस, कौन सी, अटलांटिक मतलब कि मध्य महासागर, है ना, मध्य महासागरीय, मध्य महासागरीय। अब इसमें 2 जगह होगी, एक होगी सोकोत्रा, कौन सी, सोकोत्रा, और एक हो गई चागोस। ये किस में बात करें, ये ज्वालामुखी कटक के अंदर बात करें, ये अपसरी के अंदर। अपसरी क्या है, मतलब कि ज्वालामुखी के क्या है, प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, इसका भाग है। प्लेट सीमांत ज्वालामुखी क्या है, वो ज्वालामुखी क्या है, प्रकार है। अब इसके अंदर कितना विस्तार से बता रहे हैं, आप सोच सकते हैं इतने विस्तार से बनाना, ये बताना ये संभव बात नहीं होती है ज्वालामुखी, है ना। अब ये सोकोत्रा और मतलब कि चागोसा ज्वालामुखी, है ना। और फिर आता है मतलब कि एक मतलब अटलांटिक हो गया, फिर आता है हिंद महासागरीय ज्वालामुखी, है ना। कौन सा था, प्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी। और प्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी में क्या होता है, डेकेंसलर जगह होती है, ड्रे कैंसलर, है ना, ड्रे कैंसर एक जगह होती है, मतलब कि हवाईयन हंसू, सॉरी हवाईयन हंसू, प्रशांत महासागर, कौन सा, प्रशांत महासागर, महासागर, हवाईयन, इन दोनों पर जगह है, हवाई, हवाईयन, कटक, और एक जगह होता ही है हंसू कटक, कौन सी, हंसू कटक, आई बात समझ में। और ये 2 जगह होती हैं, और इन दोनों पर ज्वालामुखी क्या सबसे अधिक मतलब कि ज्वालामुखी आते हैं कटक के अंदर, आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं, मतलब एक तो मध्य सागर हो गया, मतलब अटलांटिक महासागर हो गया, और मध्य महासागरीय हो गया, और वो एक महासागरीय हो गया, है ना, एक प्रशांत महासागरीय हो गया, सॉरी प्रशांत महासागर हो गया। ये 3 जगह हो गई वहाँ पर मतलब कि ज्वालामुखी कटक आते हैं। अब आप देखते हैं मतलब कि प्रशांत महासागर, सॉरी मतलब अभिसारी ज्वालामुखी, अभिसारी ज्वालामुखी में आता है मतलब कि महासागरीय या महाद्वीपीय। महासागरीय महाद्वीपीय में क्या सिस्टम होगा, 2 प्लेटें होगी, एक प्लेट क्या होगी, ये होगी महासागर की, एक प्लेट होगी महाद्वीपीय की प्लेट, और ये आपस में टकराएगी, और इनके बीच में जो ज्वालामुखी निकलेगा ना वो महासागरीय महाद्वीपीय ज्वालामुखी कहलाएगा। यानी एक होता है अंतः ज्वालामुखी, है ना, अंतः ज्वालामुखी, ये इसका ही भाग होता है। अंतः ज्वालामुखी, अंतः ज्वालामुखी में क्या होता है, लिख देता हूँ, अंतः ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। अब इसमें क्या, अंतः ज्वालामुखी, इसके अंदर ये एक प्लेट है ना, अब इसके बीच के अंदर ज्वालामुखी निकलेगा। अब ये प्लेट आसपास हट गई क्योंकि एक सीमांत प्लेट होती है, इसके अंदर से जो ज्वालामुखी निकलेगा वो से मतलब कि अंतः ज्वालामुखी कहेंगे। कौन से कहेंगे, अंतः ज्वालामुखी। आई बात में, ये इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सारे ज्वालामुखी हो गए ना, इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। अभी सारी प्लेट के ज्वालामुखी बता दिया मैंने, नहीं बता, एक बार और बता देता अभी सारी। और ये प्लेट हो गई ना महाद्वीपीय महासागरीय, ये प्लेट नीचे चली गई और ये प्लेट ऊपर रहेगी, इसका तुरंत गल के और इस प्लेट को फाड़ के बाहर निकला है और कुछ बनाया, परत बनाया, पटार बनाया, जो भी चीज़ बनी है ना, उसे कहेंगे अभिसारी ज्वालामुखी। क्या कहेंगे, अभिसारी ज्वालामुखी, है ना, ये जगह होती हैं। और इसके बाद में अम्लीय एवं क्षारीय,
है ना, अम्लीय ज्वालामुखी और क्षारीय ज्वालामुखी। अम्लीय जहाँ क्षारीय ज्वालामुखी क्या होता है, एक तो पेलियन जगह होती हैं और एक वल्केनियन जगह होती हैं और एक स्ट्राम्बोलियन जगह होती हैं और एक हवाईयन जगह होती हैं, एक विषुयन जगह होती हैं। इन जगह पर क्या है, अम्लीय क्षारीय ज्वालामुखी आते हैं। कहीं पर गैसों का अधिक बढ़ना होता है और कहीं पर अम्लीय क्षारीय की वजह से ज्वालामुखी आते हैं। ये जगह है वहाँ जहाँ पर ज्वालामुखी अधिक आता है। पेलियन ज्वालामुखी कहाँ है, मतलब क्या है, पेलियन ज्वालामुखी मतलब ये है कि ज्वालामुखी जब निकलेगा ना तो वो क्या होगा, एकदम एक चिपका जैसे लगेगा। आप कैसे, आप वहाँ पर हाथ लगेंगे ना, वहाँ पर चलेंगे तो आपको एक चिपचिपाहट होगी। तो उसको मतलब कि एकदम पीले पीले ऐसा महसूस होगा, चिपक रहा है थोड़ा पीला कलर का दिख रहा है ऐसा लगेगा, लेकिन महसूस होगा। तो उसको मतलब नाम देते पेलियन ज्वालामुखी। फिर आता है वल्केनियन ज्वालामुखी। वल्केनियन ज्वालामुखी है, इसका अम्लीय की जो था प्रभाव वो कम था और क्षारीय के कम था, थोड़ा गैसा भी के बढ़ता था। तो इसके अंदर क्या है, जब ज्वालामुखी निकलते हैं ना तो वो एकदम गैसा के बन के बादलों की तरह बन जाते थे मतलब कि ज्वालामुखी, है ना, ऐसा ऐसा होता था। इसलिए हमारा वल्केनियन ज्वालामुखी कहा गया। फिर स्ट्राम्बोलो ज्वालामुखी, है ना, इस प्रकार के ज्वालामुखी थे। फिर हवाईयन ज्वालामुखी, फिर विषुयन ज्वालामुखी, ये इस प्रकार के सारे ज्वालामुखी थे। क्लास है कठिन, लेकिन क्या करें, पढ़ाना मतलब इस तरह के समझाना पड़ता है टेडी, लेकिन हो सकता है समझ में आया, लेकिन नहीं आया। 2 क्लास इसको लगातार एक बार और देख लेना ताकि समझ में आ जाए टॉपिक। बाकी क्लास तो कठिन है लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम क्लास करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। फिर हमारे होगी ये क्लास होगी और फिर हमारी जो अगली क्लास आएगी उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो ज्वालामुखी के थोड़े बहुत हटकर बात करती हैं। मतलब कि ज्वालामुखी क्रिया के नियम, इसलिए आकृतियाँ किस प्रकार ज्वालामुखी बनती है, निकलती है ना, तो उसके अंदर आकृतियाँ किस प्रकार बनती है, आकृतियाँ देखेंगे, खूबसूरती आकृतियाँ हैं जो आज के दिन में हमको नजर आती हैं ना, उसके बारे में सारी मतलब आकृतियों के बारे में बात करेंगे हम। इसलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का असली सारा मेहनत है। क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी का। अब कई बार ऐसा लगता नहीं कि अब मतलब याद नहीं होता, तो एक याद करने का तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या करता है, जैसे पढ़ने के लिए बैठना उसी टाइम आप गलत दिमाग में रख लेता है कि नहीं यार मेरे को तो याद होता ही नहीं है। अरे याद कैसे नहीं होता है, याद होता है, ऐसी बात ही नहीं। एकदम ऐसा करिए, मेरे को कैसे नहीं होता है, ऐसे बुके पर चढ़ना, ऐसे करके बोलना कि मेरे को याद कैसे नहीं, अभी याद होंगे, अभी अभी याद होंगे। तो एक दिमाग के अंदर साइकोलॉजी की वो माइंड है तो एकदम खुल जाता है। खुलने से क्या है, याद मतलब अधिक होते हैं। आप मतलब कि मन, एक तो मन है नहीं पढ़ने का, और फिर क्या आपको याद बोले मेरे दिमाग को याद हो ही नहीं रहा है, फिर वो याद नहीं होगा। उसको मतलब कि एक इजाज़त दीजिए कि तू मतलब कि कंट्रोल कर मेमोरी को, और तेरे को अंदर समाहित कर, फिर वो मेमोरी कंट्रोल करेगी और समाहित करेगी। आई बात समझ में? थैंक यू वेरी मच।